क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं शून्य है? इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसका दूसरा पार्ट है कि क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। तो हम शून्य को 0/5 या शून्य को 0/7 या शून्य को 0/1 किसी भी रूप में लिख सकते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि दोनों, इसका अंश और हर पूर्णांक है। यहाँ पर भी अंश और हर दोनों पूर्णांक है, यहाँ पर भी अंश और हर दोनों पूर्णांक है, और किसी में भी q शून्य नहीं है। एक और दो के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम इसके लिए सबसे पहले इसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। 1 को 1/1 और 2 को 2/1। अब प्रत्यक्ष तौर पर देखें तो 1/1 और 2/1 के बीच कोई परिमेय संख्या नज़र नहीं आती है, लेकिन हमें पता है कि दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं छिपी हुई हैं। हमें इनमें से 5 संख्याएं लिखनी हैं, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 प्राप्त होगा। 6 से हम इसके अंश और हर को गुना करेंगे और 6 से इसके भी अंश और हर को गुना करेंगे। यहाँ प्राप्त होगा 6/6, यहाँ प्राप्त होगा 12/6। अब हमें 1 और 2 के बीच कुछ परिमेय संख्याएं स्पष्ट तौर पर नजर आएंगी, जैसे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो इसी को हम लिख देते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 6/6 के बाद होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एवं 11/6। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हम 1 और 2 के बीच की संख्या जब लिखेंगे तो 6/6 नहीं लिख सकते हैं, 12/6 भी नहीं लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रश्न 2 की तरह इसे भी हल करेंगे। सबसे पहले हम 3 को p बटा q के रूप में लिखते हैं, 3/1। 4 को लिखेंगे 4/1। दोनों के बीच हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो 7 से गुना करेंगे 3/1 को, अर्थात अंश में भी 7 से, हर में भी 7 से गुना करेंगे। यहाँ पर भी 4/1 में भी अंश और हर दोनों को 7 से गुना करेंगे। यहाँ प्राप्त होगा 21/7 और यहाँ 28/7। अब हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 21/7 के बाद 22/7, 23/7,
24/7, 25/7, 26/7 एवं 27/7। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5। हमें दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या लिखनी है, 6 नहीं 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो इसके अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी इसके अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे। तो 3 छक 18/30, यहाँ 4 छक 24/30। अब हम लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एवं 23/30। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चली जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चली जाती हैं। हम यह स्पष्ट देख रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी शामिल हैं, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे -5 पूर्णांक तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। कुछ पूर्णांकों का उदाहरण लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, ये सभी भी पूर्णांक हैं। तो 0 और 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 0 और जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, ये सभी पूर्ण संख्या हैं, लेकिन जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं वे पूर्ण संख्या नहीं हैं। इसलिए हम प्रत्येक पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण हैं, जैसे 14/7 = 2, तो यह पूर्ण संख्या है। 18/3 = 6 होता है, यह भी पूर्ण संख्या है। परंतु 3/4, -7/5, -8/-3 ये सभी परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यह कथन सही
नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण तो है परंतु प्राकृत नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि सभी पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक 1, 2, 3, 4 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। -1, -2, -3, -4 ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है, लेकिन इन तीनों कैटेगरी के पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को हम 20/5 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। -3 है, इसे हम -12/4 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह कथन सही नहीं होगा, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, जैसे -8/2 बराबर -4। यह एक ऐसी परिमेय संख्या है जो पूर्णांक भी है, परंतु -8/3 यह परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्णांक नहीं है। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि √2 हमें कैसे प्राप्त होगा। तो √2 प्राप्त होगा हमें 1 जोड़ 1 से। ये कैसे प्राप्त होगा? 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर से। अब क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं अभी आगे पता चलेगा। एक संख्या रेखा लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हाँ 0 है। 1 इकाई की दूरी पर एक बिंदु ए लेते हैं और बिंदु O पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं OB, और अब AB को मिला देते हैं। अब यहाँ हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है AOB। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो AB का स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA 1 इकाई लेते हैं और OB भी 1 इकाई लेते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर बराबर 1 जोड़ 1 बराबर 2। तो फिर AB बराबर √2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि AB √2 इकाई है। अब AB के बराबर की दूरी हम O से एक चाप काट लें OD, तो OD बराबर AB बराबर √2 होगा, अर्थात O से D तक की दूरी √2 है। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर हम √2 को व्यक्त कर सकते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए।
आइए सबसे पहले देखते हैं कि √3 कैसे प्राप्त होगा। तो √3 बराबर 2 जोड़ 1, फिर ये प्राप्त होगा √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। एक संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा पर एक बिंदु O लेते हैं और एक बिंदु A इस प्रकार लेते हैं कि OA की दूरी √2 हो। अभी ठीक इसके पहले के प्रश्न में मैं बता चुका हूँ कि संख्या रेखा पर √2 कैसे प्राप्त करना है। अब OA पर एक रेखा खींचते हैं OB, जिसकी लंबाई 1 इकाई है। अब AB को मिला देते हैं। यहाँ ये कौन समकोण होगा। पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम प्रयोग करें तो AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 जोड़ 1 बराबर 3। तो AB बराबर √3। तो इस प्रकार से हमें AB प्राप्त हुआ √3 इकाई। अब अगर AB के बराबर चाप O से हम यहाँ OC ले लें तो OC बराबर AB बराबर √3 होगा। इस प्रकार संख्या रेखा पर OC √3 होगा। तो OC बराबर √3 हुआ। देखते हैं √5 कैसे प्राप्त होगा। √5 को हम लिख सकते हैं 4 जोड़ 1 का रूट। 4 होगा 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। अब एक संख्या रेखा खींचते हैं। शून्य 2 इकाई दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं और O बिंदु पर 1 इकाई का एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और AB को मिला देते हैं। पाइथागोरस नियम का प्रयोग करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 4 जोड़ 1 बराबर 5, या AB बराबर √5। तो AB के लंबाई के समान चाप अगर OC ले लें तो OC बराबर AB बराबर √5 होगा। तो O से C तक की दूरी
√5 होगा। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √5 को दर्शा सकते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी। हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। इससे 2 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह अपरिमेय नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 7, तो 7 का वर्गमूल अपरिमेय है। 8 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 8 का वर्गमूल अपरिमेय है। परंतु जो संख्या पूर्ण है उसका वर्गमूल परिमेय होता है, जैसे √25, √36। तो √36 का वर्गमूल 6 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। आइए एक एक कर हम लोग तीनों का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 10/3। तो इसके लिए हम लोग 10 में 3 से भाग देंगे, तो 3 तिया 9, 10 में 9 घटाएंगे 1, भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव दे के एक 0 देंगे। 3 तिया 9, 10 में 9 घटा देंगे 1। अब हम देख रहे हैं कि शेष पहले भी 1 था, फिर 1 आ रहा है, तो अब ये रिपीट होते रहेगा, तो यहाँ भी यह रिपीट होगा। तो 10/3 के लिए हम लोग लिखेंगे 3.33, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 10.3 और 3 पर आवर्त। 7/8। तो इसके लिए हम 7 में 8 से भाग देंगे, दशमलव देंगे 0 होगा, यहाँ 8 बार भाग लगेगा, 8 8 64, 10 में 4 घटा देंगे 7, 8 7 56, 60 में 56 घटाएंगे 4, फिर एक 0 दे सकते हैं, 8 5 40। तो इस पर 7/8 बराबर 0.875। फिर हमें बदलना है 1/7 को। 1/7, 1 में 7 से भाग देंगे 7, दशमलव देके 0, 1 पर भागा लगेगा, 10 में 7 घटाएंगे 3, एक 0 दे सकते हैं, 4 बार लगेगा, 7 चक 28, 30 में 28 घटा देंगे 2, एक 0 दे सकते हैं, 7 दूनी 14, 20 में 14 घटा देंगे 6, एक 0 दे सकते हैं, 7 8 56, 60 में 56 घटा देंगे 4,
0, 7 पच्चे 35, 10 में 5 घटा देंगे 5, फिर 0 देंगे, 7 सत्ती 49, 50 में 49 घटाएंगे, शेषफल 1। अब हम देख रहे हैं कि 1 से हम स्टार्ट किए थे, फिर 1 आ गया, तो अब फिर यही सारा संख्या रिपीट होगा। तो 1/7 बराबर लिख सकते हैं 0.142857 पर आवर्त। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0। 3.142678 हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे, दशमलव हटा देते हैं, तो 3.142678/1। यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, तो यहाँ 1 पर 6 शून्य रखेंगे, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से हम लोग 3.142678 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। अतः कह सकते हैं कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोग इसको दशमलव में पहले बदलते हैं और फिर उसी से पता चल जाएगा कि यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/100, तो सबसे पहले 36 में भाग देंगे 100 से, दशमलव देके 0, 3 बार भागा लगेगा, 300, 0, 6, 1 0 दे सकते हैं, अब 6 बार भाग लगेगा, शेष बचा 0। तो 36/100 बराबर 0.36। यहाँ शेष 0 बच गया। अब आगे और भाग नहीं लगना है, इसलिए यह शांत दशमलव है। एक बटा 11, 1 को भाग देंगे 11 से, दशमलव दे के 1 0 दिए। अब अभी भी भाग नहीं लग रहा है, तो फिर से एक यहाँ शून्य देंगे, तब एक यहाँ भी शून्य दे सकते हैं। अब 9 बार लगेगा, 11 9 99, शेष बचा 1। अब हम देख रहे हैं कि 1 से शुरू किए थे, फिर 1 आ गया। इसका मतलब यही क्रिया बार बार रिपीट होगी। तो 1/11 बराबर 0.09, और चूंकि 0.9 रिपीट होगा तो 0.9 पर आवर्त देंगे, और यह दशमलव का प्रसार होगा अशांत लेकिन आवर्ती होगा। तो अशांत आवर्ती दशमलव। चार पूर्णांक 1/8, हम इसको लिख सकते हैं 8 चक 32 और 1 33/8। अब 33 को भाग देंगे 8 से, 8 चक 32, शेष बचा 1, दशमलव देके 0 देंगे, 8 के 8, 10 में 8 गया 2,
अब 0 दे सकते हैं। 8 दूनी 16, 20 में 16 घटा देंगे 4, 1 शून्य दे सकते हैं, तो 8 बचे 40। 4.125। अब यह देख रहे शेष शून्य बच गया, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। तीन बटा 13, तो इसके लिए हम 3 में 13 से भाग देंगे, दशमलव देंगे एक 0, 13 दूनी 26, 30 में 26 घटाएंगे 4, 1 0 दे सकते हैं, 13 तिया 39, 40 में 39 घटाएंगे 1, अब 1 0 दे सकते हैं, लेकिन 10 में 13 से भाग नहीं लगेगा, तो 1 0 और देना पड़ेगा, तो इसके एवज में यहाँ पर भी 1 0 देंगे। अब 7 बार लगेगा, 13 सत्ते 91, 10 में 1 घटा दिए 9, 9 में 9 0, फिर से 1 0 दे सकते हैं, 13 छक 78, 10 में 8 घटेगा 2, 8 में 7 1, 1 0 फिर दे सकते हैं, 13 9 117, शेष बचा 3। अब हम 3 से स्टार्ट किए थे और फिर यहाँ 3 आ गया, तो फिर यही संख्या फिर से रिपीट होगा, तो 3 बटा 13 बराबर 0.230769 और इस पर आवर्त, और यह होगा अशांत आवर्ती दशमलव। दो बटा 11, यहाँ हम 2 में 11 से भाग देंगे, दशमलव देंगे एक 0, फिर 1 बार भाग लगेगा, 20 में 11 घटा देंगे 9, फिर 0, 11 अट्ठे 88, 90 में 88 घटाएंगे 2, फिर 2 से स्टार्ट किए थे, फिर 2 आ गया, तो यही 1 और 8 रिपीट होगा, तो ये गया 0.18 पर आवर्त, और यह होगा अशांत आवर्ती दशमलव। 329 बटा 400, 329 में 400 से भाग देंगे, दशमलव देंगे एक 0 देंगे, 4 अट्ठे 32, 0 9, 2 में 2 घटाएंगे 0, 3 में 3 0, 1 0 फिर दे सकते हैं, और फिर 2 बार लगेगा, 4 दूनी 800, 0 0, 9 में 8 घटा दिए 1 0, फिर 2 बार लगेगा, 4 दूनी 800, 0 0, 10 में 8 घटा देंगे 2, फिर 1 0 दे सकते हैं, 4 पच्चे 20, तो -2000, 0 0 0 0, तो 329 बटा 400 यानी 0.8225, और यह होगा शांत दशमलव। दिखाइए कि 0.333 या 0.3 का आवर्त को P/Q के रूप में व्यक्त किया
जा सकता है। आइए इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं, माना x बराबर 0.3333 और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, अगर 2 अंक रिपीट होता तो 100 से गुना करते, 3 अंक रिपीट होता तो 1000 से गुना करते। यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से गुना कर रहे हैं। तो 10x 10 से गुना करेंगे, 1 अंक आगे बढ़ेगा, 3.3333 आते रहेगा। ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो 10x बराबर 3.3333, फिर x बराबर 0.3333, घटाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस होगा। 10x में x घटा देंगे तो 9x प्राप्त होगा। 3 में 3 घटाएंगे 0 0 0, 3 में 0 घटाएंगे 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद केवल 0 है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हम लिख सकते हैं x बराबर 3/9, ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9 बराबर 1/3, या x बराबर 1/3। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 0.333 बराबर 1/3। अब हम इसे P/Q के रूप में लिख दिए, तो यह एक परिमेय संख्या है। दिखाइए कि 1.2727 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर लगभग प्रश्न 4 की तरह इसको भी हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना 1x बराबर 1.272727, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों पक्षों में हम 100 से गुना करेंगे। x में 100 से गुना करेंगे तो 100x होगा, और यहाँ 127.2727 होगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। 100x बराबर 127.2727। अब इसमें घटा देते हैं, x बराबर 1.272727। 100x में x घटाएंगे तो प्राप्त होगा 99x। फिर यहाँ 0 0 0 0 0 0। 127 में 1 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 126, या x बराबर 126/100।
99, ये 9 से कट सकता है। 9 एकम 9 बचा 3, 9 चक 36, 9 एक के 9, 9 एक के 9, या x बराबर 14/11। दिखाइए कि 0.2353535 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए फिर मान लेते हैं। माना x बराबर 0.23535, यहाँ 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है। समीकरण 1 इसको मानते हैं, क्योंकि बार बार 3 5 अर्थात 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे। दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर 100x बराबर 0.2 अंक आगे बढ़ेगा, तो होगा 23.5335। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर 100x बराबर 23.5335। x बराबर 0.23535। 100x में x घटाएंगे, यहाँ बचेगा 99x। आधा घटाते हैं, 5 में 5 0, 3 में 3 0, 5 में 5 0, 3 में 3 0, 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 में 0 3, यहाँ 2, या 99x बराबर 23.3। फिर हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 23.3/99, या x 233/990। इस प्रकार से हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.6, तो मान लेते हैं। माना x बराबर 0.6 पर आवर्त, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.666। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर 10x बराबर 6.666। ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर 10x बराबर 6.666, x बराबर 0.666। 10x में x घटाएंगे तो 9x प्राप्त होगा। यहाँ 6 0 0 0, 6 में 0 घटाएंगे 6, तो x बराबर 6/9। ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बराबर 2/3। हम अब लिख सकते हैं 0.6 पर आवर्त
बराबर 2/3। 0.47 पर आवर्त मान लेते हैं। माना x बराबर 0.47 पर आवर्त, या x बराबर 0.4 और 7 रिपीट होगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर 10x बराबर 4.77, ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं तो 10x 4.777 और x बराबर 0.477। 10x में x घटा देंगे 9x, यहाँ 7 में 7 0 0, 7 में 4 घटाए 3, 4 में 0 4, या x 4.3/9। हम इसको लिख सकते हैं 43/90, या 0.47 पर आवर्त बराबर 43/90। जीरो दशमलव जीरो जीरो एक मान लेते हैं। माना x बराबर 0.001 पर आवर्त, x बराबर 0.001, फिर 0.01 0.01। समीकरण 1 दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर, यहाँ देखिए 3 अंक रिपीट हो रहा है इसलिए 1000 से गुना कर रहे हैं। तो 1000x बराबर 1.00101, ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। 1000x 1.0010001, फिर x बराबर 0.0010001। 1000x में x घटाएंगे, प्राप्त होगा 999x बराबर 1, या x बराबर 1/999। अब हम लिख सकते हैं 0.001 पर आवर्त बराबर 1/999। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 वास्तव में लंबा भाग दिए बिना
क्या आप यह बता सकते हैं कि 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? आइए हम लोग इसको दो विधि से बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 1/7 बराबर है 0.142857। हमें 2/7 का मान ज्ञात करना है। हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। तो 2 गुना 1/7 के स्थान पर 1428557 परावर्त। अब 2 से इसको गुना कर देंगे। 2 सत्ती 14 के 4 बाकी में 1, 2 पचे 10 और 1 11 के 1 बाकी आप फिर 1, 2 अठी 16 और 1 17 के 7 बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चक 8, 2 1 के 2 0। अब इसी तरह से हम 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुना 1/7, 3 गुना 0.142857। अब इसे हम 3 से गुना कर देंगे। 3 सत्ते 21 के 1 बाकी 2, 3 पच्चे 15 और 2 17 के 7 बाकी 1, 3 24 और 1 25 के 5, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चक 12 के 2 बाकी में 1, 3 के 3 और 1 4 पर आवर्त। अब आप इसी तरह से 4/7 को 4 गुना 1/7 फिर 4 गुना 0.142857 इसको गुना करके लिख सकते हैं। फिर आप इसी तरह से 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। एक बटा 7 का दशमलव प्रसार है 0.142857। थोड़ा इस पर गौर करें कि ये आया कैसे। हम 1 को भाग दिए 7 से, 0.0 एक बार भागा लगा, 10 में 7 घटाए 3, अब 1 0 दिए, 7 चक 28 शेष बचा 2, 7 दूनी 14 शेष बचा 6 फिर 0, 7 अट्ठे 56 बच्चा 4 0, 7 पचे 35 5 तो 1 0 दे सकते हैं। अब लगेगा 7 बार, 7 सत्ती 49 फिर 1 आ गया जहाँ से हम प्रारंभ किए थे। अब अगर हम 2/7 को दशमलव में बदलेंगे तो स्वाभाविक है कि 2 में भागा देंगे 7 से, यहाँ स्टार्ट होगा 20 से, अर्थात स्टेप शुरू होगा इस स्थान से। तो स्वाभाविक है कि पहले भाग लगेगा 2 बार और 2 के बाद फिर 8 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 1 और फिर 4। अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हमको 3/7 लिखना है तो हम स्टार्ट करेंगे फिर 3 से, 3 पर 1 0 30 होगा, 7 चक 28 4 बार लगेगा। तो अब स्टार्ट होगा 4 से, तो 4 के बाद 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा और फिर 1 होगा। अगर हम 4/7 को बदलें तो 4 पर 0 40, तो 40 में 5 बार भाग लगेगा, 7 पचे 35 होता है, तो 5 से स्टार्ट हुआ। अब 5 के बाद 7 होगा, फिर 1, फिर 4, फिर 2 और फिर 8। इसी तरह से
अगर हम 5/7 लिखें तो 5 पर 0 50, तो 7 सती 49, 7 बार लगेगा। तो स्टार्ट होगा 7 से, तो 7 के बाद 1 होगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8 और फिर 5, फिर 6/7, तब 60 से स्टार्ट होगा, तो 7 अट्ठे 56, तो 8 से शुरू होगा, तो 8 के बाद फिर 5 होगा, फिर 5 के बाद 7 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 और फिर 2। तो इस प्रकार से बिना भाग दिए हम लोग 1/7 की मदद से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लेते हैं, माना x बराबर 0.999, एक अंक रिपीट हो रहा है, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर 10x 9.999 आता रहेगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो 10x बराबर 9.9999 और x बराबर 0.999। 10x में x घटाएंगे, 9x, 0 0 0 और 9, तो x बराबर 9/9 अर्थात 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा यहाँ थोड़ा सा हट के परिणाम आता है, तो 0.999 यह 1 के बराबर है, और यह 1 के लगभग बराबर है, पूरी तरह से बराबर नहीं होता है। एक बटा 17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यहाँ हम लोग नियम का पालन करेंगे। यहाँ 1/17 है, तो हर में 17 है, तो दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 17 से कम होगी, अर्थात अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। अब इसकी जांच के लिए हम लोग 1/17 का दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो 1 में भागा देंगे 17 से, तो दशमलव देके 0 देंगे, भागा नहीं लगा तो यहाँ एक 0, अब यहाँ पर भी एक 0 होगा। पाँच बार लगेगा, 17 × 5 = 85, शेष बच्चा 15, एक 0 दे सकते हैं। अब 8 बार लगेगा, 17 × 8 = 36 से 136, 10 में
6 गया 4, 4 में 3 1 14, फिर 140, तो फिर से एक बार 8 बार लग जाएगा, 136, तो बच गया 4, एक शून्य दे सकते हैं। अब 2 बार लगेगा, 17 दूनी 34, 40 में 34 घटा देंगे 6, फिर 1 0 देंगे, फिर 3 बार लगेगा, 17 तिया 51, अब बच्चा 9, फिर 1 0 दे सकते हैं, 17 25 85, फिर 5 शेष बच्चा, फिर 0, तो फिर 2 बार लगेगा, 17 दूनी 34, 10 में 4 गया 14, 16, 0, अब 9 बार लगेगा, 17 9 153, 160 में 153 घटाएंगे, बचेगा 7 1 0 70, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं 70, फिर भाग लगेगा 17 चक 68, 10 में 8 घटा दिए 2 0, फिर 1 बार लगेगा, 17 20 में 17 घटाएंगे 3 30, फिर 1 बार लगेगा, 30 में 17 घटाएंगे 13 0, 130 हुआ, फिर अब 7 बार लगेगा, 119, 130 में 119 घटाएंगे 11, तो 110 बनेगा, 17 छक 102, फिर शेष बचा 8 80, तो 17 चक 68, 4 बार लगेगा, बचेगा 12 0, 17 सत्ते 119, फिर 1, अब 1 से प्रारंभ किए थे, फिर 1 आ गया, अब फिर यही सब रिपीट होगा, तो यहाँ हम आवर्त का चिन्ह दे देंगे। अब ये देखते हैं कि कितना अंक के बाद ये रिपीट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 अंक के बाद रिपीट हुआ और हमारा उत्तर भी 16 था, तो ये सत्यापित हुआ। 1/17 बराबर 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। हम कुछ इस तरह की संख्याओं का उदाहरण ले रहे हैं। 2/5, 9/10, 7/25, 37/100, 18/125 और 25/32। 2/5 का दशमलव निरूपण होगा 0.4, 9/10 का 0.9, 7/25 का 0.28, 37/100 0.37, 18/125 0.144 और 25/32 0.78125। इन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत है। अब हमें Q की विशेषता खोजनी है, तो सभी में Q
में स्थित संख्या का गुणनखंड करते हैं। से 5 का गुणनखंड 5 ही होगा। 10 का गुणनखंड 2 गुना 5। 25 का गुणनखंड करेंगे 5 गुना 5 अर्थात 5 का घात 2। 100 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2। 125 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 का घात 3। 32 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 का घात 5। हम यहाँ देख रहे हैं कि Q का गुणनखंड में या तो 2 है या फिर 5 है। तो यदि कोई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है और P और Q सह अभाज्य हैं, तो Q बराबर 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप का होगा, जहाँ m एवं n कोई पूर्ण संख्या है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो 3 ऐसी संख्या लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार शांत भी नहीं हो और अनावर्ती हो। हम लिख सकते हैं 0.7002, 0.30502, फिर 0.28502357, फिर लिखते हैं 0.10600708। इस तरह से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। रिपीट भी नहीं होना है, समाप्त भी नहीं होना है। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। हम लोग सबसे पहले इसके लिए 1/7 और 2/7 दोनों का दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। तो 1/7 होगा 0.142857 परावर्त, और 2/7 होगा 0.285714। अब हमें इसके बीच एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों के बीच हम इस तरह से संख्या लिखेंगे जो अशांत हो और अनावर्ती हो। तो 0.178600502 इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह की कोई भी संख्या हो सकती है। 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर 5/7 को दशमलव में बदलेंगे,
तो 0.714285 होगा। फिर 9/11 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.81 पर आवर्त होगा। अब 5/7 एवं 9/11 के बीच तीन अपरिमेय संख्या। तो 0.72003087 एक, फिर एक लिख दे सकते हैं 73607008 इस तरह से। फिर 0.7400502803। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ हम देख रहे हैं स्पष्ट है √23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय होगा। √225 बराबर 15 होता है, इसलिए यह परिमेय होगा। 0.3796 इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, इसलिए यह भी परिमेय होगा। यहाँ हम देख रहे हैं 478, फिर 478 रिपीट हो रहा है। यह है तो अशांत दशमलव लेकिन आवर्ती है, इसलिए यह भी परिमेय होगा। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि यह अशांत होने के साथ साथ आवर्ती नहीं है, अर्थात अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय होगा। जांच कीजिए 7√5 7/√5 √2 जोड़ 21 π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। 7√5 यहाँ √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी अपरिमेय होगा। (7/√5) यहाँ 7 में अपरिमेय संख्या से भाग पड़ रहा है, इसलिए यह भी अपरिमेय होगा। √2 जोड़ 21 यहाँ 21 के साथ √2 का योग है और √2 अपरिमेय संख्या है, तो यह पूरी संख्या अपरिमेय होगी। π-2 पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए π-2 भी अपरिमेय संख्या होगी। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। यहाँ 2 - √5 में √5 अपरिमेय है, इसलिए 2 - √5 अपरिमेय होगा। 3 जोड़ √23 - √23 यहाँ √23 और √23 कैंसिल हो जाएगा, तो
तो संख्या बचेगा केवल 3, इसलिए यह परिमेय होगा। 2√7 बटा √7, यहाँ भी √7 और √7 कैंसिल होगा, तो बचेगा 2/7 और यह परिमेय होगा। 1/√2 यह अपरिमेय होगा। 2 पाई, पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 पाई भी अपरिमेय होगा। 2√2 जोड़ 5√3 और 2√2 माइनस 3√3 को जोड़िए। 2√2 जोड़ 5√3 में जोड़ना है √2 माइनस 3√3। यहाँ हम 2√2 √2 को एक साथ लिखेंगे। 2√2 जोड़ √2, फिर 5√3 और माइनस 3√3 को एक साथ लिखेंगे। 5√3 माइनस 3√3, तो 2 और 1 3 √2 हुआ। यहाँ 5 में 3 घटा देंगे तो प्लस 2√3। 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए, तो 6√5 गुना 2√5। 6 और 2 दोनों परिमेय है, एक साथ गुना होगा, और √5 और √5 एक साथ गुना होगा, तो 6 गुना 2 12 और √5 गुना √5 √25, तो 12 और √25 बराबर 5, तो 12 गुना 5 60। 8√15 को भागा देना है 2√3 से, तो 8√15 बटा 2√3। 2 से काटेंगे 2 चक 8, तो 4। अब √15 को हम लिख सकते हैं √5 गुना √3 बटा √3, तो √3 और √3 कैंसिल हुआ, तो बचेगा 4√5। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। आइए इसको गुना करते हैं। 5 2 के साथ गुना होगा, फिर 5 √5 के साथ गुना करेंगे, तो 5√5, फिर √7 2 के साथ गुना होगा, 2√7, और फिर √7 गुना √5, तो 5 गुना 2 10 जोड़ 5√5, फिर 2√7 और √7 गुना √5 अर्थात √35। इसको दूसरा प्रश्न हल करते हैं। हम इसको एक सर्वसमीका a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b² के तर्ज पर हल कर सकते हैं। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5। 25 में 5 घटा देंगे 20। √3 जोड़ √7 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसी सर्व समीकरण के आधार पर हम इसको भी हल करते हैं, तो लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर 2 गुना रूट 3 गुना रूट 7 जोड़ रूट 7 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर अर्थात 3, 2 रूट 3 सत्ते 21 और रूट 7 का स्क्वायर 7, 3 और 7 10 जोड़ 2 रूट 21। रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11 और रूट 7 का 7, तो 11 में 7 घटा देंगे 4। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 3 को 2 से गुना करेंगे पहले, फिर 3 को रूट 2 से गुना करेंगे, फिर रूट 3 को 2 से गुना करेंगे, फिर रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे। 3 गुना 2 6 जोड़ 3 रूट 2 जोड़ 2 रूट 3 जोड़ रूट 6। इस प्रश्न को सर्व समीकरण a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर हल करेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 3 बराबर 6। हम इस प्रश्न को हल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सर्व समीकरण के आधार पर। तो इसको लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर 2 गुना रूट 5 गुना रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 रूट 10 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 7 जोड़ 2 रूट 10। हम लोग इसे हल करने के लिए प्रयोग करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 घटा देंगे 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटा d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? पाई बराबर c बटा d, जहाँ c परिधि है और d व्यास। यह देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह p बटा q के रूप में है, और अगर p बटा q के रूप में है तो फिर यह परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। परंतु यहाँ प्रश्न की अंतर्विरोध है, यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्यों अंतर्विरोध नहीं है? क्योंकि p बटा q परिमेय तभी होता है
जब P एवं Q पूर्णांक होता है और Q शून्य के बराबर नहीं होता है। यहाँ पाई बराबर C/D है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि C अर्थात परिधि पूर्णांक होगा ही और D भी पूर्णांक होगा, यह भी आवश्यक नहीं है। यहाँ C और D में से कोई भी एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, इसका पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है, इसलिए पाई परिमेय संख्या नहीं है और यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है। 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो पूरे संख्या को तो हम परिमेय नहीं बना सकते हैं, लेकिन हर को परिमेय बनाया जा सकता है। हम इसके लिए क्या करेंगे, 1/√2 है, इसके अंश और हर दोनों में √2 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना √2 और √2 गुना √2 अर्थात 2। ठीक इसी प्रकार से हम 1/√7 के हर को परिमेय बनाएंगे। 1/√7, यहाँ हम √7 से अंश में भी और हर में भी गुना करेंगे, तो यहाँ प्राप्त होगा √7/7। अब यहाँ स्थिति थोड़ी अलग होगी। 1/2 जोड़ √3, इस तरह के प्रश्नों में हमारा प्रयास ये होगा कि हम हर को हमेशा a + b इंटू a - b बराबर a² - b² के रूप में लाएं। यहाँ है हर में 2 + √3, तो इसके हर में हम गुना करेंगे 2 - √3 से। अब हर में चूंकि 2 - √3 से गुना करेंगे, तो अंश में भी इसी संख्या से गुना करना होगा। देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। 1/2 + √3 गुना 2 - √3 हर में भी और 2 - √3 अंश में भी। अब 1 से 2 - √3 को गुना करेंगे तो 2 - √3 हुआ। हर में होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्यों होगा? इस सर्वसमीकरण के आधार पर। तो 2 - √3 बटा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर 2 - √3, 4 में 3 घटाएंगे 1, तो 2 - √3। 5/√3 माइनस √5, हमें इसके हर को परिमेय बनाना है। यहाँ गुना करेंगे √3 प्लस √5 से हर में भी और √3 प्लस √5 से अंश में भी। तो 5√3 प्लस √5 बटा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 5√3 प्लस √5 बटा √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। तो 5√3 प्लस √5 बटा 3 माइनस 5 -2, इसको लिख सकते हैं -5/2 √3 प्लस √5।
अब हमें 1/7 जोड़ 3√2 के हर का परिमेयकरण करना है। 1/7 जोड़ 3√2, हम इसको गुना करेंगे 7 माइनस 3√2 से, हर में भी और अंश में भी। तो अंश में गुना करेंगे तो 1 गुना 7 माइनस 3√2 यही रह जाएगा। हर में हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर होगा बराबर 7 माइनस 3√2। 7 का स्क्वायर अर्थात 7 सत्ती 49 और 3√2 का स्क्वायर अर्थात 3√2 गुना 3√2 बराबर 3 गुना 3 9 और √2 गुना √2 2, तो 9 दूनी 18 माइनस 18 बराबर 7 माइनस 3√2 बटा 49 में 18 को घटा देंगे, 9 में 8 घटा 1 4 में 1 3। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। सबसे पहले 1/√7 माइनस √6, इसके अंश और हर में गुना करेंगे √7 प्लस √6 से। तो अंश में होगा √7 जोड़ √6 और हर में √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर √7 प्लस √6 बटा √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो √7 प्लस √6 बटा 7 में 6 घटा देंगे 1, √7 प्लस √6 1/√5 प्लस √2, इसके हर को परिमेय बनाने के लिए हम √5 प्लस √2 में गुना करेंगे √5 माइनस √2, तो इसी से हमें अंश में भी गुना करना होगा। 1 से √5 माइनस √2 को गुना करेंगे √5 माइनस √2 बटा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर √5 माइनस √2 बटा √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, √5 माइनस √2 बटा 5 में 2 घटाएंगे 3। एक बटा √7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2 गुना √7 प्लस 2 और अंश में भी √7 प्लस 2। 1 से गुना करेंगे √7 प्लस 2, तो √7 प्लस 2 बटा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2, 7 में 4 घटा देंगे 3 प्राप्त होगा।
64 का घात 1/2 इसे हल करना है। सबसे पहले हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 64 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे, भागफल 32 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अर्थात हम 64 को लिख सकते हैं 2 का घात 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 64 का घात 1/2 है, तो 64 के स्थान पर लिखते हैं 2 का घात 6 और फिर इसका घात होगा 1/2। यहाँ पर हम लोग घातांक के एक नियम का प्रयोग करेंगे। x का घात m और उसका घात अगर n है तो बराबर होता है x का घात m गुना n। इसी तरह से यहाँ होगा 2 का घात 6 गुना 1/2, ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, तो 2 का घात 3, इसका अर्थ हुआ 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 8। कुछ इसी नियम का प्रयोग यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। हम 32 को लिख सकते हैं 2 का घात 5, फिर इसका घात 1/5। अब 2 का घात 5 गुना 1/5, यहाँ 5 और 5 कट जाएगा, तो 2 का घात 1 अर्थात 2। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3, फिर इसका घात 1/3, तो 5 का घात 3 गुना 1/3, फिर यहाँ 3 और 3 कटेगा, तो 5 का घात 1 अर्थात 5। ज्ञात कीजिए 9 का घात 3/2। हम 9 को लिख सकते हैं 3 का घात 2, फिर इसका घात 3/2, तो 3 का घात 2 गुना 3/2, यहाँ 2 और 2 कटेगा, तो 3 का घात 3 अर्थात 3 तिया 9 तिया 27। 32 का घात 2/5। हम 32 को लिख सकते हैं 2 का घात 5 और फिर इसका घात 2/5। यहाँ 2 का घात होगा 5 गुना 2/5, तो 5 और 5 कट गया, 2 का घात 2 अर्थात 2 दूनी 4। 16 का घात 3/4। 16 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 4 और फिर इसका घात है 3/4। 2 का घात 4 गुना 3/4, यहाँ 4 और 4 कैंसिल होगा, तो 2 का घात 3, तो 2 का घात 3 अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 या 8। 125 का घात -1/3। तो 125 के लिए लिखेंगे 5 का घात 3, फिर इसका घात -1/3, 5 का घात 3 गुना -1/3, 3 और 3 कट गया, तो 5 का घात -1। अब यहाँ एक घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे। x का घात -1 बराबर 1/x होता है, तो यहाँ 5 का घात -1 यानी 1/5। सरल कीजिए। 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/5। यहाँ हम घातांक के जिस नियम का प्रयोग करेंगे वह है x का घात m गुना x का घात n बराबर x का घात m प्लस n। यहाँ 2 का घात
2/3 जोड़ 1/5 होगा। दो का घात, और इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 इक्के 3, तो 2 का घात 13/15। एक बटा 3 का घात 3 और फिर इसका घात है 7। यहाँ हम नियम का प्रयोग करेंगे। P/Q का घात m अगर है तो P का भी घात m होगा और Q का भी घात m। तो 1 का घात 7 और 3 का घात 3 और फिर इसका घात 7। 1 का घात 7 यानी 1 गुना 1 गुना 1 7 बार गुना करेंगे तो रिजल्ट वही 1 मिलेगा। और यहाँ 3 का घात 3 गुना 7 अर्थात 21 हो जाएगा। यहाँ हम नियम का प्रयोग करेंगे। x का घात m बटा x का घात n बराबर x का घात m माइनस n, होगा 11 का घात 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 में 1/4 घटाएंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा 1/2। तो फाइनल उत्तर होगा 11 का घात 1/2। यहाँ हम प्रश्न 4 के लिए जिस नियम का प्रयोग करेंगे वह नियम होगा x का घात m गुना y का घात m बराबर x गुना y का घात m। तो यहाँ 7 गुना 8 का घात 1/2, तो फिर 56 का घात 1/2। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। 2 का घात 2/3, 2 का घात 1/3 हम इसके हल करेंगे। तो 2 का घात 2/3 जोड़ 1/3 तो बराबर 2 का घात 2 जोड़ 1/3, तो 2 का घात 3/3, फिर 2 का घात 1 अर्थात 2। यहाँ 1 का घात 4 और फिर 3 का घात 5, फिर इसका घात 4, तो 1 का घात 4 अर्थात 1 ही होगा। और यहाँ 3 का घात 5 का घात 4, तो 5 गुना 4 20। सात का घात 1/5 माइनस 1/3, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 तिया 15 और 3 पचे 15। 7 का घात -2/15। अब यदि हम घात को धनात्मक में लिखना चाहें तो फिर लिखना होगा 1/7 का घात 2/15। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 का घात 2/15।